हार मत मानो। कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सूरज ही ना उगने दिया हो? तो वैसे ही प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में है, लेकिन हम उन प्रॉब्लम को इतनी बड़ी बना देते हैं जितनी बड़ी वो रियल में होती भी नहीं है। तो डट के सामना करना है और मुश्किल से नहीं डरना है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामका। आज ये चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में हम क्या पढ़ेंगे? डेंटल कैलरीज के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे टीथ हैं उनकी हम कैसे केयर कर सकते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। और आज हम न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में पढ़ेंगे। जो एमीबा है वो भी एक हेट्रोट्रॉप एनिमल होता है ना, हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म होता है। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कितने स्टेप में होती है, स्टोमेटास कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं, कब गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर की है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हम जो ह्यूमन बीइंग है हमारे अंदर डाइजेशन कैसे होता है ना। सबसे पहले माउथ जूस को, जिसको अपन क्या कहते थे, बगल कैविटी कहते थे, उससे अपन फूड को लेते थे। फिर फूड पाइप से अंदर जाता था और कोई भी डाइजेशन फूड पाइप पे नहीं होता था। फिर हम लोगों ने क्या कहा, कौन कौन से एसिड प्रेजेंट रहते हैं, कौन से ऐसे हमारे गार्ड्स हैं ना, गार्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से जूस होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरी हो जाती है। ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जो कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग था। आज हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। ठीक है, जो एमीबा होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो एमीबा होता है वो एक ही सेल से मिलके बनता है। ठीक है, अब देखो न्यूट्रिशन इन क्या है, न्यूट्रिशन इन एमीबा। मैंने क्या बताया कि जो एमीबा है वो एक हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म मतलब कि क्या होता था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते और किसी और ऑर्गेनिज्म पे या किसी और चीज पे वो डिपेंड करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और किसी और पे वो डिपेंड होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अपन ह्यूमन बीइंग्स हैं, अपन अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं ना, वो अपन किचन में पकाते हैं, लेकिन उस क्या चीज को अपन पकाते हैं, जो चीजें हमें प्लांट्स से मिलती हैं। तो हम दाल चावल तो खुद नहीं बनाते ना कि दाल चावल हमारे अंदर उगता हो, ऐसा तो नहीं होता है, वो प्लांट्स से हमें मिलता है ना। तो वैसे ही एमीबा एक ऑर्गेनिज्म है। एमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो एमीबा होता है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बना रहता है। ठीक है, जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है ना, मिलियंस, कितने ज्यादा सेल, हमारी बॉडी क्या है, बहुत सारे सेल से मिलके बनी है। लेकिन जो एमीबा होता है उसकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनती है। जो एमीबा होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। अब एमीबा अपना खाना कैसे बनाएगा ये हमें देखना है ना। तो देखो यहाँ पे क्या रहता है, ये एमीबा है और ये न्यूक्लियस है, ये जो अंदर है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और यहाँ पे एक फूड पार्टिकल आएगा, क्या आएगा, फूड पार्टिकल। मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और इसे अपन क्या बोलते हैं, स्यूडोफोडिया। इसे ये जो ऐसे ऐसे निकले हुए ऐसे ऐसे इसके लहर जैसे, इसे अपन क्या बोलते हैं, स्यूडोफोडिया। और यहाँ पी साइलेंट होता है, याद रखना, ठीक ना। और यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो देखो जब कोई भी ये खाने का पार्टिकल, फूड पार्टिकल जब इसके पास रहता है तो ये जो स्यूडोफोडिया होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, इस पार्टिकल को अपने अंदर लेने लग जाते हैं। वो इसको धीरे धीरे अपनी ये स्यूडोफोडिया जो है ना, इसको बढ़ाने लग जाते हैं और उस फूड पार्टिकल को कवर करने लग जाते हैं। देखो, और धीरे धीरे जब ये ऐसे फैलते जाएंगे और इसको ऐसे कवर करने लग जाएंगे ना, और जब ये कवर कर लेंगे तो ये जो हमारा फूड रहेगा ये क्या बन जाएगा, जो हमारा फूड रहेगा वो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैंने बताया, जब एक एमीबा है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जब उसके पास कोई एक फूड पार्टिकल आता है तो क्या करने लगता है, अपने स्यूडोफोडिया को क्या करने लग जाता है, वो एक्सटेंड करने लग जाता है, बढ़ाने लग जाता है। और वो धीरे धीरे वो फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। जब वो फूड पार्टिकल को कवर कर लेता है पूरा, अपनी तरफ से पूरा मतलब अपने अंदर ले लेता है, तो क्या बन जाता है,
फूड वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। और जब वो फूड वैक्यूल बन जाता है, फिर वो फूड वैक्यूल जो होता है वो डाइजेस्ट होता है अमीबा के अंदर, और इसी तरह से जो अमीबा रहता है उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। क्लियर है? वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। काफी बार इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है, तो मैं अभी आपको लिख के पूरा समझा देती हूँ, बट ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया है कि अमीबा में न्यूट्रिशन, अमीबा को फूड या न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है। पहले वो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल साइज पे रहता है। जब कोई भी फूड पार्टिकल उस पे आता है तो ये अपने जो ये स्यूडोफोडिया जो है उसको वो एक्सटेंड करने लग जाता है, और धीरे धीरे वो फूड को अपने पूरा अंदर ले लेता है, और जब वो फूड को पूरा अपने अंदर ले लेता है तो क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है। और जब ये फूड वैक्यूल जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है तो अमीबा को इस तरह से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप फटाफट से बना लो, फिर मैं इसको पूरा लिख के भी एक बार आपको कैसे लिखना है एग्जामिनेशन में, अगर ये आता है कि एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो आप उसको कैसे लिखोगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फटाफट से ये डायग्राम बनाओ। बना लिया सब लोगों ने? यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन अमीबा। जो अमीबा है वो कैसे अपने फूड को अपने अंदर लेता है और कैसे उसे डाइजेस्ट करता है। आंसर देखो, amoeba take food using temporary finger-like extraction of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। क्या होता है, अमीबा के फिंगर लाइक एक्सट्रैक्शंस होते हैं, मैंने अभी जस्ट दिखाया था डायग्राम में। जो अमीबा होते हैं उसके फिंगर लाइक एक्सट्रैक्शंस होते हैं, उसके कहाँ पे, सेल के सरफेस में, जो उसकी बाउंड्री होती है उसमें एक फिंगर लाइक एक्सट्रैक्शन होते हैं जो कि फ्यूज करता है किससे, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल होता है अमीबा उसको फ्यूज करता है, अमीबा उस पर फ्यूज करता है, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। और जब वो अमीबा के एक्सट्रैक्शन जो रहते हैं वो फूड पार्टिकल के ऊपर फ्यूज कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल बनाते हैं ना। फिर देखो, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। जो फूड वैक्यूल जो हमारा बन जाता है उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो किस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं या फिर टूटने लग जाते हैं, सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल पार्टिकल्स में वो ब्रेक होने लग जाते हैं, which then diffuse into the cytoplasm। अब साइटोप्लाज्म क्या है, जैसे हमारा ये अमीबा था, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ये जो भी ये बाकी चीजें बच रही है ना, ये न्यूक्लियस के बाहर क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे फूड पार्टिकल नहीं आता था, फूड पार्टिकल ब्रेक होगा स्मॉल में, है ना, सिंपलर वन में, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होगा, और ये फिर किस में मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में आके मिल जाएगा। फिर देखो, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट ऑफ द सेल। जैसे कि जब अपनी बॉडी में भी अपन ने देखा था कि डाइजेशन हो रहा था तो वेस्ट मटेरियल बचता था, है ना, तो फिर वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता था। तो अब अमीबा के भी जब अमीबा फूड न्यूट्रिएंट्स लेगा तो फूड वैक्यूल्स से जब न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे सिंपलर फॉर्म में चेंज होंगे, तो जो यूजफुल चीजें रहेंगी अमीबा के लिए वो कहाँ चली जाएगी, साइटोप्लाज्म से। और जो अनडाइजेस्टेड, जो चीजें अमीबा डाइजेस्ट नहीं कर सकता है या फिर ऐसी चीजें जो जिसकी अमीबा की बॉडी को जरूरत नहीं है, वो क्या कर देगा, उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। और एक्सक्रीट आउट कैसे करेगा, यहाँ से सेल वॉल से ही वो चीजें बाहर डायरेक्ट निकल जाएगी। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट ऑफ द सेल। जो भी चीजें वेस्ट मटेरियल रहता है, जो भी चीजें अमीबा को रिक्वायर्ड नहीं रहती है, वो क्या करती है, पहले सेल बॉडी तक, सेल की बॉडी पे आती है और फिर सेल की बॉडी से कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? एक बार और बता दूं, amoeba take its food using temporary finger-like extractions of the cell surface which fuse over the food particles forming a food vacuole। जो अमीबा रहते हैं उसके फिंगर लाइक एक्सट्रैक्शंस रहते हैं और वो एक्सट्रैक्शन क्या करते हैं, फूड को अपने अंदर ले आते हैं, और जब वो फूड पार्टिकल अंदर आता है तो क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है। फिर देखो, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। फिर जो फूड वैक्यूल्स होता है उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सिंपलर वन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, विच देन फ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। वो जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो फिर जो यूजफुल चीजें
चीज़ें रहती हैं वो कहाँ चली जाती है, साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं। एंड द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। और जो भी अनडाइजेस्टेड चीज़ रहती है जिसकी अमीबा को रिक्वायर्ड नहीं रहती है वो पहले सेल वॉल पे जाती है और फिर सेल वॉल से बाहर चली जाती है। समझ में आ गया अमीबा कैसे न्यूट्रिएंट्स अपना लेता है। इसके बाद अमीबा के बाद अपन पैरामीशियम का देखेंगे कि जो पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म है वो कैसे न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेता है। ठीक है, हमें किसके बारे में पढ़ना है, पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। देखो पैरामीशियम कैसा दिखता है, ये पैरामीशियम की बॉडी है और इस पे ऐसे ये हेयर होते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं। इन हेयर को अपन क्या कहते हैं, सिला, CILIA। ठीक है, इन हेयर को अपन क्या कहते हैं, सिला कहते हैं। अब देखो जैसे अपन अमीबा में देखे थे ना कि इसकी इरेगुलर शेप, मतलब इसका कुछ भी शेप हो जाता था। ठीक है, तो लेकिन ये जो पैरामीशियम रहता है इसका डेफिनेट शेप रहता है। मैंने क्या बताया, अमीबा का इरेगुलर शेप रहता है और जो पैरामीशियम होता है उसका जो रहता है वो रेगुलर शेप रहता है। अमीबा में क्या होता था कि वो फूड पार्टिकल जहां पे भी इनको दिख जाता था वो अपने इन एक्सट्रैक्शन को क्या करते थे, उसको कवर करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, देखो मान लो यहाँ हमारा फूड पार्टिकल है और ये एक स्पेसिफिक होल है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक गड्ढा है। ठीक है, स्पेसिफिक होल है। तो यहाँ जब पैरामीशियम में फूड पार्टिकल उसके आसपास आएगा तो ये जो सिला होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे 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 अपने आप को मूव करके ये ऐसे मूव करेंगे और इस धीरे धीरे इस फूड पार्टिकल को इस स्पेसिफिक होल तक लेके जाएंगे। अमीबा क्या करता था कि डायरेक्ट अपने एक्सट्रैक्शन को, फिंगर लाइक एक्सट्रैक्शन को बढ़ा करके उस फूड पार्टिकल को कवर कर लेता था और फूड वैक्यूल बना लेता था। लेकिन पैरामीशियम क्या करता है, अपनी सिला की मदद से उस फूड पार्टिकल को पुश करता है, धक्का देता है, उसको मूव कराता है और कहाँ तक लेके जाता है, स्पेसिफिक होल तक लेके जाता है। और फिर ये स्पेसिफिक होल से जो हमारा फूड वैक्यूल रहता है या फिर फूड पार्टिकल रहता है वो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है वो अपना खाना कैसे लेता है। तो देखो पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वैसे पैरामीशियम भी जो है वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर नेक्स्ट देखो, द सेल ऑफ पैरामीशियम हैव डेफिनेट शेप। जो पैरामीशियम का सेल होता है, पैरामीशियम तो वैसे भी यूनिसेलुलर है तो उसमें एक ही सेल होगा, लेकिन जो पैरामीशियम का सेल है वो क्या होगा, उसका डेफिनेट शेप होगा। लेकिन अमीबा में अपना क्या होता था कि डेफिनेट शेप नहीं होता था, बट पैरामीशियम का डेफिनेट शेप होता है एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। और इसका डेफिनेट शेप होता है और इसमें जो खाना होता है वो स्पेसिफिक पॉइंट तक लेके जाया जाता है, तभी वो खाना पैरामीशियम की बॉडी पे एंटर करता है। फिर देखो, फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिला विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और ये खाना जो रहता है वो स्पेसिफिक होल तक कैसे पहुंचता है, सिला की मदद से पहुंचता है, जो कि पूरी बॉडी में, पैरामीशियम की पूरी बॉडी में होते हैं। और कहीं भी फूड पार्टिकल आता है तो ऐसे से वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और जब वो मूव करते हैं तो धीरे धीरे फूड पार्टिकल जो रहता है वो स्पेसिफिक होल तक पहुंच जाता है। समझ में आ गया कि अमीबा कैसे अपने फूड को इनटेक करता है और पैरामीशियम का क्या मैकेनिज्म है फूड को इनटेक करने का। दोनों क्लियर हो गए हैं आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब दोनों में। और दोनों का पता है ज्यादातर ना एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है। तो अब मैं आपको पैरामीशियम के इनटेक ऑफ फूड के मैकेनिज्म में और किसके, अमीबा के इनटेक ऑफ फूड के मैकेनिज्म में डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। क्या हमको बताना है, अमीबा और पैरामीशियम के इनटेक ऑफ फूड के बीच में डिफरेंस बताना है। तो अमीबा के केस में देखो, इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप और स्पेसिफिक स्पॉट फॉर द फूड टू एंटर। जो हमारा अमीबा होता है उसके पास कोई भी स्पेसिफिक स्पॉट नहीं होता और जो उसका शेप होता है वो भी डेफिनेट नहीं होता। अमीबा का शेप कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है। और फिर पैरामीशियम में देखो, इट हैज डेफिनेट शेप एंड स्पेसिफिक होल, स्पेसिफिक स्पॉट फॉर द फूड टू एंटर। जो पैरामीशियम होता है हमारा उसका डेफिनेट शेप होता है और उसमें फूड एक स्पेसिफिक होल से ही एंटर करता है। ठीक है, फिर अमीबा का सेकंड पॉइंट देखो,
इट ऑब्टेन इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोफोडिया। एमीबा जो होता है वो अपना फूड किसकी मदद से ऑब्टेन करता है? स्यूडोफोडिया की हेल्प से एमीबा जो होता है वो अपना फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले पाता है, ठीक है। और जो पैरामीशियम के केस में देखो, पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सिला। और पैरामीशियम फूड को अपनी बॉडी के अंदर तक कैसे पहुंचा पाता है? सिला की मदद से। जब सिला मूव होते हैं तो फूड पार्टिकल स्पेसिफिक होल तक पहुंच पाता है और तब वो फिर फूड पार्टिकल्स वो स्पेसिफिक होल से अंदर जाता है। क्लियर हो गया इतना? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेंटल केयर। हम अपने दांतों की, टीथ की देखभाल कैसे करें, उनमें क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कौन से ऐसे पार्ट रहता है जो टीथ का जिसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया फर्क डालते हैं, बैक्टीरिया से उसको सबसे ज़्यादा हार्म होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में अपन डेंटल केयर टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये काफ़ी बार 1 मार्क्स का MCQ में पूछा जाता है, ठीक है, और बच्चे गलत कराते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने सबसे पहले लिखा है कि इसको तो गलत नहीं ही करेगा कोई भी बच्चा, ठीक है। देखो, नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। जो अपना इनेमल होता है, मतलब कि जो अपनी ये दांत का बाहर का जो पार्ट दिखता रहता है उसको अपन क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अपनी बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? इनेमल। EN हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी क्या होता है? इनेमल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, व्हाट इज डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है? फिर द पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है? इनेमल के नीचे वाला पार्ट, मतलब इनेमल के अंदर वाला पार्ट, उसे अपन क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज डेंटाइन? द पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। क्लियर है? ये दोनों चीजें क्लियर है। इनेमल क्या है? अपनी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, और डेंटाइन क्या है? इनेमल के नीचे का जो पार्ट होता है, अंदर का जो पार्ट होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, डिफाइन डेंटल केयर। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। अपन को डेंटल कैरीज कब हो जाती है? या तो जब अपन ने, जैसे अपन कहते हैं ना, सो के उठो या फिर सोने जाओ, तो अपन को अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। सच सच बताओ, कौन कौन रात में ब्रश करके सोता है? मुझसे मत पूछो, मेरी आदत नहीं, मैं नहीं करके सोती, झूठ नहीं बोलूंगी, नहीं करके सोती। हाँ, हम लोग भी बैड बच्चों में वो बैड हैबिट्स हम लोग में भी है। कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं। तुम लोग ब्रश करके सोया करो लेकिन, ठीक है। तो देखो, डेंटल कैरीज क्या होती है? वो एक स्मॉल से, जैसे अपन ने काफी लोगों को मैं सुना है ना कि इसका दांत सड़ गया है, दांत सड़ गया बोलते हैं, या फिर इसके दांत पे क्या हो गया, टीथ पे क्या हो गया, होल हो गया है ना। तो डेंटल कैरीज क्या होती है? जब जैसे अपन ब्रश करके नहीं सोते हैं या फिर जब सो के उठते हैं, तो काफी लोगों की आदत होती है कि वो बोलने लग जाते हैं, ब्रश करे बिना ही बोलते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो हमारे रात भर हमारे मुंह पे, माउथ पे जो भी फूड की वजह से बैक्टीरिया रह गए हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को ना, वो फूड को धीरे धीरे एसिड में कन्वर्ट करने लग जाते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और यही एसिड हमारे दांतों के लिए, हमारे टीथ के लिए हार्मफुल होता है ना। और नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा था? द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर। और अपन ने, जब अपन अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं, उसे प्रॉपरली क्लियर नहीं करते हैं, साफ नहीं करते हैं, और हमारे माउथ पे बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो इसकी वजह से, ये जो बैक्टीरिया की वजह से, या तो हम अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं, इनकी वजह से जो हमारे दांतों में कैविटी बन जाते हैं, होल बन जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? डेंटल कैरीज कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ डिस्ट्रॉय आवर टीथ। जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे दांतों को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? देखो, जब अपन कोई भी शुगरी फूड खाते हैं, मतलब कि मीठा खाना खाते हैं, तो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो शुगर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया रहते हैं वो शुगर पे एक्ट करते हैं, और धीरे धीरे जब ये बैक्टीरिया शुगर पे एक्ट करके क्या बनाने लग जाते हैं? एसिड बनाने लग जाते हैं। और ये एसिड बनाते हैं, और ये जो एसिड होता है, ये अपनी इनेमल में जो ऊपर लेयर होती है, जैसे दांतों की अपनी ऊपर हार्ड लेयर को अपन क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। और ये इनेमल में क्या होता है? कैल्शियम होता है। हमारे दांत किसके बने रहते हैं? कैल्शियम के बने रहते हैं। तो जब भी ये जो
बैक्टीरिया रहते हैं ये शुगरी फूड पे एक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं। तो ये जो एसिड होता है ये धीरे धीरे हमारे इनेमल के जो कैल्शियम होता है उसको हटाने लग जाता है, हमारे इनेमल की हार्ड लेयर को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, इनेमल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जब ये डिस्ट्रॉय करने लगता है तो जो इनेमल सबसे हार्ड लेयर थी वो धीरे धीरे हटने लग जाती है, और वो जब हटती है तो हमारे दांतों के अंदर धीरे धीरे ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड कुछ टाइम बाद हमारे दांतों में क्या होने लग जाता है, कैविटी बनने लग जाती है, एक होल बनने लग जाता है। और जब ये होल बन जाता है हमारे दांतों पे तो क्या हो जाता है, हमारे आउटर पार्ट ऑफ टीथ का और इनसाइड द टीथ का जो डिस्टेंस रहता है वो कम हो जाता है ना, दूरियां कम हो जाती हैं। हाँ, दूरियां कम होती हैं लोगों के बीच में। वैसे दांत के बाहर के पार्ट का और अंदर के पार्ट में क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं टीथ का। यहाँ जो अपन कहते हैं ना, हमारे मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े जिन्हें अपन कहते हैं, दांत के अंदर वाले पार्ट में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब ये जो एसिड बन जाता है वो धीरे धीरे ऊपर की लेयर को कम करता जाता है और कैविटी होल बन जाता है। तो जब ये होल बन जाता है तो हमारे बाहर के पार्ट में और दांत के अंदर के पार्ट में जो डिस्टेंस होता है होल की वजह से कम हो जाता है। और जब ये एसिड जो एसिड बना हुआ है, ये एसिड जब इस होल के थ्रू हमारे वेन्स तक, नर्व, ब्लड वेसल्स तक पहुंचता है तो हमें इरिटेशन होती है, पेन होने लगता है, क्योंकि एसिड हमारी ब्लड वेसल्स पे पहुंचता है तो पेन होता है। इसीलिए कहते हैं दांतों को वगैरह को अच्छे से ब्रश किए रहा करो, पेन वगैरह का रीजन मत बनो कि पेन किलर लेनी पड़ जाए। तो देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बताया था ना, लिखा हुआ है हाउ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ डिस्ट्रॉय आवर टीथ। तो यहाँ पे क्या आंसर लिखोगे आप, when we eat sugary food the bacteria act on sugar to produce acid। जब भी हम कोई शुगर वाला खाना खाते हैं, जो शक्कर वगैरह खाते हैं, शक्कर तो नहीं खाते, मिठाइयाँ खाते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया जो अपन ने फूड खाया उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वो एक्ट करना स्टार्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, एसिड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। फिर देखो these acid first dissolve calcium from the tooth enamel। जो इनेमल अपना पार्ट होता है टीथ के बाहर का हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये जो एसिड होता है उससे क्या डिसॉल्व करने लग जाता है, क्या हटाने लग जाता है, उससे कैल्शियम की जो लेयर रहती है वो हटाने लग जाता है। एंड फॉर्म्स डेंटाइन फॉर्मिंग स्मॉल कैविटी इन द टूथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जब ये इनेमल हटने लग जाता है, कैल्शियम की लेयर हटने लग जाती है, तो कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद हमारे जो टीथ होते हैं उनमें एक कैविटी बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाता है, होल बनने लग जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी reduces the distance between the outer of the tooth and plum cavity which contain nerves and blood vessels। और जब ये कैविटी बन जाती है, होल बन जाता है, तो हमारे टीथ के बाहर वाले पार्ट का और अंदर वाले पार्ट जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं उसका जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। और जब ये डिस्टेंस कम हो जाता है, एक होल हो जाता है, तो जब इस होल से, इस कैविटी से जो एसिड रहता है वो हमारे दांतों के अंदर वाले पार्ट तक पहुँचने लग जाता है, तभी हमें इरिटेशन होती है, पेन होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो बैक्टीरिया रहते हैं वो कैसे अपने दांतों को खराब करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ में आ गया ये चीज। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है व्हाट इज डेंटल प्लाक। इफ द टीथ आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली दे गेट कवर्ड विथ अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरिया सेल्स आर कॉल्ड डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक क्या होता है, अगर अपन अपने टीथ को अपने दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो अपन ने देखा होगा कि काफी लोगों के जो टीथ होते हैं वो येलो होने लग जाते हैं। तो जब येलो होने लग जाते हैं, येलो होने का मतलब क्या है, दांतों में फूड के पार्टिकल्स जो हैं वो जमने लग जाते हैं, चिपकने लग जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, डेंटल प्लाक कहते हैं। फिर से देखो, इफ द टीथ आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली दे गेट कवर्ड विथ अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरिया सेल्स आर कॉल्ड डेंटल प्लाक। क्लियर है ये चीज। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने किस किस बारे में पढ़ा, एमीबा के बारे में पढ़ा, पैरामीशियम के बारे में पढ़ा और फिर डेंटल केयर के बारे में पढ़ा कि कैसे बैक्टीरिया हमारे दांतों को हार्मफुल पहुंचाते हैं ना, कैसे अपने दांतों को खराब करते हैं। उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, बार बार अपने माउथ को जो है प्रॉपरली वाटर से क्लीन करते रहना चाहिए ना। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी टॉपिक्स में बता चुकी हूँ कौन से मैंने डिस्कस किए, और इसके नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम
हम रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जब अपन ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो कैसे हमारी बॉडी पे एनर्जी मिलती है ना, कैसे हम ऑक्सीजन को, कैसे हमारी ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचती है, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अपन पढ़ेंगे वहाँ पे कि रिस्पायरेशन भी दो तरह का होता है, एक एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। अगर आपको आज के लेक्चर में मेरे साथ पढ़ाई करने में मज़ा आया हो, आज मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में क्लियर किया है और एग्जाम में जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। ऐसे ही अगर आप हर एक टॉपिक को आसान से फुली डिटेल्ड में मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया तामकर को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।